आरोग्य भारती के इस आयुर्वेद अभ्यासनम नामक ज्ञान सत्र में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम धन्वंतरि स्तवन से करते हैं। तो इस धन्वंतरि स्तवन के लिए मैं अभी हमारे ही महात्मा गांधी आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वर्धा के तृतीय वर्ष छात्रा कुमारी मृणाल उमप उमप को अ, धन्वंतरि स्तवन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मृणाल उमप। मृणाल। Hello. Sir, yeah, am I audible? Yes, yes, you are audible. Yes, sir. Please start, Mृणाल। नमामि धन्वन्तरिमहादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके भयमृत्युनाशनम् धातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौका ददधमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्ध्या शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिलगदवन प्रौढदावार्निलीलम् प्रौढदावार्निलीलम् प्रौढदावार्निलीलम्। धन्यवाद मृणाल। अभी मैं हम आप वो इस धन्वंतरि स्तवन के बाद में हम आगे हमारे कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे इससे कार्यक्रम की शुरुआत हम हमारे उद्घाटक एवं मार्गदर्शक प्रांत अधिकारी वैद्य संतोष जी गटने सर के आशीर्वचनों से करेंगे। मैं संतोष जी गटने सर का परिचय देता हूं। संतोष जी गटने हमारे आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र के सचिव हैं और वो महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ नासिक के सीनेट सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य है। सर आयुर्वेद चिकित्सम एवं आयुर्वेद औषध निर्माता पुणे पुणे के भी सदस्य हैं। मैं प्रांत अधिकारी वैद्य संतोष जी गटने सर से विनती करता हूं कि अब वो इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने आशीर्वचनों से करें। वैद्य संतोष जी गटने सर। आरोग्य भारती द्वारा आयोजित इस आयुर्वेदाभ्यसनम मतलब आयुर्वेद के विविध विषयों पर चर्चा सत्रों का, ज्ञान सत्रों का जो आयोजन हो रहा है, इसमें आप सभी का हृदय तल से स्वागत है। आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है, इसका कारण का सभी लोग ज्ञात है कि यह विषय के बारे में आप सब उत्सुक है। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए सभी लोग जैसे उत्सुक है, वैसे ही
इसके कारण पीछे जो है वह है कि आपके हृदय में रुग्णों के प्रति जो करुणा है वह आपको चुप बैठने देती नहीं देती। रुग्णों के विविध रोगों का कारण पता चले, उसके लिए अच्छे औषधियों का उपयोग किया जा सके और वह सुखी हो सके, स्वस्थ हो सके, इस प्रयास की दृष्टि से आप सब अभ्यास में रत है, यह जानकर, यह समझकर बहुत ही आनंद होता है। साथ ही साथ जो आरोग्य के विषय में सारे समाज में समस्याएं चल रही है, उस विषय में काम करने के लिए भी आप सभी लोग उद्युक्त हुए तो और भी अच्छा रहेगा। यह उद्युक्त होना केवल व्यक्तिगत चरितार्थ चलाने के लिए वैद्य बनना इतने से परे है। यह उद्युक्त होना है कि सेवा की दृष्टि से हमें उद्युक्त होना है। यह सेवा की संधि आरोग्य भारती आप जी को देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आज के इस सत्र के शुरुआत में उद्घाटन के तौर पर मैं आप सबको एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में आरोग्य भारती के कार्य में जुड़ जाए और आरोग्य भारती जैसे आरोग्य के क्षेत्र में सेवा की दृष्टि से काम करता है, उसी दृष्टि से एक विषय को लेकर कुछ न कुछ काम करे तो और अच्छा रहेगा। उदाहरण स्वरूप एक पांडु रोग है जिसके रोगी अपने देश में लगभग 56%, 56% है। डिलीवरी के दौरान होने वाले माता मृत्युओं की संख्या स्वातंत्र के पूर्व जितनी थी उससे लगभग 0.2% इस 10 सालों में हमने कवर कर चुके हैं। यह सब समस्याओं को देखते हुए हम सबको एक सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो पांडु रोग पर काम किया जाए तो भी बहुत होगा। आधुनिक वैद्यक शास्त्र दृष्टया पांडुरोग होना मतलब आईक्यू भी कम होना है। एक तरफ हम वैश्वगुरु बनने की कोशिश करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हमारे अपने ही समाज के लोग 56% लोग ऐसे हैं कि जो एनीमिक है, तो यह विश्वगुरु सब होना असंभव है। इसके लिए देश के लिए अपने योगदान के लिए एक रोग उदाहरण स्वरूप आपके सामने रखा है। ऐसे आप जिस विषय में उत्सुक हो उस विषय को लेकर आरोग्य भारती में आप काम करें, ये इस आह्वान के साथ इस सत्र का, आज के सत्र का उद्घाटन हुआ ऐसे मैं घोषित करता हूं। धन्यवाद। नैनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों के लिए। तदनंतर हम हमारे आज के वक्ता डॉक्टर चंद्रमा कलिता मैम का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे प्रांत अधिकारी प्राध्यापक डॉक्टर मनोज चौधरी सर। मनोज चौधरी सर अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय में संस्कृत संहिता सिद्धांत के विभाग प्रमुख तथा प्राध्यापक है, तथा हमारे आरोग्य भारती के प्रांत अधिकारी भी है। मैं डॉक्टर मनोज चौधरी सर से विनती करता हूं कि वो आज के वक्ता का परिचय दे। धन्यवाद डॉक्टर नरेश जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ डॉक्टर चंद्रमा कलिता जी मैम का परिचय करने के लिए। आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ संहिता एंड सिद्धांत, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मेघालय, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदाचार्य यानी बीएमएस पदवी संपन्न किया है। उसके बाद श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज गुवाहाटी से आपने एमडी आयुर्वेद संहिता सिद्धांत किया है। आपका शिक्षा विषय में एकेडमिक में प्रीवियस एक्सपीरियंस लगभग 12 सालों से अधिक है। आपने मेडिकल ऑफिसर के तौर पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट आसाम में अपना चिकित्सा अनुभव संपन्न किया है। आयुर्वेद कंसल्टेंट आईआईटी गुवाहाटी में आपने सेवा दी है। सीनियर कंसल्टेंट आप सीसीआरएस गुवाहाटी ब्रांच में रह चुके हैं। आयुर्वेदा कंसल्टेंट आप यहाँ पे सेवा कर रहे रुग्णों से कम 7 साल से ज्यादा, और आपके विभिन्न विषयों पे बहुत सारी पब्लिकेशंस भी आपके प्रसिद्ध हुए हैं। इसके सिवा आप बहुत जगह पे साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस
पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च पेपर, इसके साथ ही विभिन्न आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छे जो संगठन काम कर रहे हैं, जैसे विश्व आयुर्वेद परिषद हो, आरोग्य भारती हो, और अन्य भी संगठनों से आप जुड़े हैं और हमेशा आप सक्रिय रहते हैं। आशा है आपका व्याख्यान जो है वो विद्यार्थियों को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। वेलकम मैम। मैम से मैं अनुरोध करता हूं कि आप आपका जो व्याख्यान है वो शुरू करें। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बहुत Ma'am, your voice is not properly audible. अभी आ रहा है क्या? हाँ, please आ keep रहा है it. क्या सर? Yes, yes, yes. Keep it like that. अभी आ रहा है क्या सर? Am I audible, sir? So thank you sir for such a beautiful introduction. First of all, I want to thank the Bharati Organizing Secretary Dr. Ashok Kumar Vaishnav sir, Dr. Rakesh Pandit sir, then Arogya Bharati. Hello, थोड़ा मैम am, आपका am I आपका audible? वीडियो ऑफ It is करें audible now. ताकि ऑडिबल अच्छा होगा। वीडियो थोड़ा सा ऑफ करें आपका, तो अच्छा, ऑडिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी और अच्छी। yes sir. Hello. एंड ऑल्सो प्लीज शेयर योर स्लाइड PPTs. Am I audible, sir? Yes, now it is. Yes. Am I audible, sir? So thank you, sir. And first of all, I would like to thank the Secretary of Organizing Secretary Arogya Bharati, Dr. Ashok Kumar Vasne, sir, Dr. Rakesh Pandit, sir, President Arogya Bharati, Dr. Sunil Joshi, sir, General Secretary Arogya Bharati, and also Dr. Vinaya Kulkarni, sir, President Paschim Maharashtra Prant Arogya Bharati, Secretary Dr. Santosh Gatne, sir, and coordinator Dr. Dhyanesh Joshi sir, and of course Dr. Manoj Chaudhary sir for inviting me for today's online session. So, and all the faculties present here, and also my dear students. So as we know, we are going to celebrate the 10th National Ayurveda Day tomorrow. So I want to congratulate all of you. And all of you know that today, this year, the theme for the Ayurveda Day is Ayurveda for People and Planet. And for that purpose, we have been here to, you can say, to make aware or whole the planet that how Ayurveda can be helpful so that we can have a beautiful life and beautiful society, beautiful world. So let us spread Ayurveda. Let us try to spread Ayurveda through our own effort. So आज का जो विषय है, इसी विषय के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, संहिता अध्ययन। क्योंकि हम संहिता सब्जेक्ट के हैं, तो फिर हमारा सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड ही हम लोग कोई भी टॉपिक हम कर सकते हैं। तो इस वजह से हम आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ आयुष्कामीय अध्याय। हम इस विषय में आज डिस्कशन करने वाले हैं। आयुष्कामीय अध्याय अगर हम जानना चाहे तो हमें जानना पड़ेगा कि हम कौन से संहिता के बारे में बोल रहे हैं। तो आयुष्कामीय अध्याय, यह अध्याय जो है सभी को मालूम है, आप लोग स्टूडेंट है, ऑलरेडी आप लोगों ने इसके ऊपर स्टडी कर ही लिया है। तो अष्टांग हृदय का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम आयुष्कामीय अध्याय के नाम से जानते हैं। सो आयुष्कामीय अध्याय जो नाम है, इससे ही हमको ये समझ आ जाता है कि जो हमारा आयुर्वेद का पर्पस है, धर्म अर्थ सुख साधनम,
को जो प्राप्ति, जो हमारे पुरुषार्थ चतुर 4 पुरुषार्थ है, उनकी प्राप्ति के लिए जो हम कामना करते हैं आयु की, उसकी जो कामना के लिए जो भी हमको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आयुष की लंबी आयु के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम एक लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं और रोग रहित होकर एक लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें किस किस पे हम उसको आधार बनाकर हम उसकी प्राप्ति करें, तो हम आयुर्वेद को ही आधार बनाकर उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसी के उद्देश्य से हम आगे बढ़ेंगे और इस आयु की कामना के लिए जो भी हमारे आयुर्वेद में प्रिंसिपल्स कहे गए हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहे गए हैं आयु की लंबी आयु के लिए और रोगों का शमन करने के लिए, रोगों से हमें मुक्त करने के लिए, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। इसी आयुष्कामी अध्याय में ये एक कंसाइज में हम सभी टॉपिक, जो भी टॉपिक्स इस सूत्र स्थान में वर्णित है, उनको इसमें कंसाइज फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में लिया गया है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है, हम अगर हमारे स्लाइड में देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस टॉपिक को किस लिए हमारा इसकी जरूरत है, तो कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयुष्कामी अध्याय एज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फॉर प्रमोटिंग हेल्थ एंड एनहेंसिंग लॉन्जेविटी। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि किस प्रकार से हम दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें आयुष्कामी अध्याय का चरण करना है। तो कोरिलेट आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स विद कंटेम्पररी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। आयुर्वेद में जितने भी प्रिंसिपल्स कहे गए हैं, जितने भी सिद्धांत कहे गए, उनका हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में, हमारे जो दिनों दिन डे टू डे लाइफ में हम उनका उपयोग करके हम कैसे अपने लाइफ को, अपने जीवन का व्यतीत कर सकते हैं अच्छी तरह से, रोग रहित होकर। और पब्लिक में हम किस तरह से पब्लिक हेल्थ में किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो भी एक उद्देश्य है इस टॉपिक का। और नेक्स्ट है आपका अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ आयुष्कामी अध्याय इन क्लिनिकल प्रैक्टिस टू काउंसिल द पेशेंट ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड ऑल्सो हेल्थी लाइफ। इसमें फिर एक ही बात है, ये भी एक ही बात है कि हम किस तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस अपना जो हम, एक बात और इसमें मैं कहना चाहती हूँ कि हम सभी अभी हम वैद्य है, हम अधिकारी है कि हम चिकित्सा कर सके, हम चिकित्सा के अधिकारी है, क्योंकि हमने हमें वो अर्जन किया है, हमने वो प्राप्त किया है। और अभी भी जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, वो आप सभी स्टूडेंट्स भी अपने शिक्षा कंप्लीट होने के बाद आप भी इस शास्त्र को इस शास्त्र का प्रयोग करने के लिए आप भी अधिकारी होंगे। तो इसी प्रकार हम किस प्रकार से प्रैक्टिस लाइफ में BMS आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस सब्जेक्ट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्टडी, we can also apply all these aspects in our clinical practice. So how to use all these principles in clinical practice? So हम इसको बोल सकते हैं संहिता बेस्ड प्रैक्टिस, जो हम अभी करते हैं, जिसकी जरूरत अभी फिलहाल बहुत ज्यादा है, क्योंकि संहिता बेस्ड प्रैक्टिस अभी नीड ऑफ द आवर हम बोल सकते हैं। देन इस प्रोग्राम का जो प्रोग्राम लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप स्किल टू इंटीग्रेट क्लासिकल प्रिवेंटिव गाइडलाइंस इनटू द प्रेजेंट डे हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। तो सेम हम यही कह सकते हैं, अगर इस प्रोग्राम को हमने कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या इसका आउटकम होगा, तो आप स्किल्ड हो सकेंगे। अगर आपने अच्छी तरह से इसका स्टडी किया, तो स्किल्ड होकर आप प्रिवेंटिव गाइडलाइंस जो भी हम कहेंगे उसको आप प्रेजेंट कर सकेंगे हेल्थ केयर प्रैक्टिस को। और नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी इन पेशेंट एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल काउंसलिंग। और हमारा जो प्रोफेशनल हम कॉम्पिटेंट हमें बनने की जरूरत है। हमें कॉन्फिडेंस लाना है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे हम BMS है या आयुर्वेदिक प्रोफेशन के हैं, तो हमसे कोई भी डिजीज हो या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज हो, कोई ग्रेटफुल डिजीज हो, हम ट्रीट नहीं कर सकते।
इस बारे में भी हमें इसका भी हमें खंडन करना पड़ेगा और हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो हमारा पेशेंट एजुकेशन भी, हम पेशेंट को भी एजुकेट कर सकते हैं कि नहीं, ये हम इससे, आयुर्वेद से हम आपका डिजीज क्योर कर सकते हैं, और हम काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप आगे अपने लाइफ को इस तरह से व्यतीत करें कि आप कोई डिजीज से प्रभावित ना हो। And then foster research orientation by critical analyzing classical texts in relation to current health challenges. तो अभी जो challenges अभी देखने में आ रहा है हमारे देश में या वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा चैलेंज तो है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। और आप देख सकते हैं मॉडर्न मेडिसिन के जो भी साइड इफेक्ट्स दिखे जा रहे हैं, और इसमें से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ही आप ले लीजिए, कोई भी एंटीबायोटिक्स हो, उसका रेजिस्टेंस के कारण आजकल हायर एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी बहुत सारे डिजीजेस ठीक नहीं होते, बहुत सारे पेशेंट अनक्यूर्ड रहते हैं, और फिर उसके वजह से भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। तो हम ऐसे रिसर्च हम कर सकते हैं जिसके आधार पर हम नए कुछ हमारे जो भी कषाय कल्पना वगैरह बोले हैं गए हैं कि मीट कषाय या फिर और भी कषाय हैं, तो उनका हम रिसर्च कर सकते हैं, और इस आधार पर हम कुछ नया कुछ निकाल सकते हैं। और सर ने अभी अभी कहा, डॉक्टर संतोष कट्टे सर ने, कि हमें पांडु रोग पे रिसर्च करना चाहिए। पांडु अभी कहने को गए तो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट भी पांडु ही है अननोइंगली, क्योंकि मैंने मेरा जो पीजी का रिसर्च था उसमें भी मैंने पांडु का जो कारण है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो निदान है, उस पर मैंने रिसर्च किया था। तो क्षार उष्ण लवण अति एक्सेसिव यूज ऑफ क्षार लवण एंड आम्ल, हाउ इट कैन लीड टू एनीमिया। तो ये मेरा थीसिस था, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। तो इस प्रकार का हम रिसर्च भी कर सकते हैं, जो कि बहुत उसका अच्छा हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और हम इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं मॉडर्न साइंस के साथ। So this is one of thing we can achieve after this completion of this. तो ये बहुत ही कॉमन श्लोका है, आयुष काम्यमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाधनम। आप सबको मालूम ही है, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस बिकॉज दिस आर द पुरुषार्थ व्हिच आर मेंशन्ड। So to attain this purushartha, we have to have a good life, long life. So to get the long life, we have to follow Ayurveda obediently, so that we can get a long life to attain all this. और धर्म मीन्स अभी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सिर्फ राइटियसनेस है या रिलीजियस पाथवे, हम ऐसे अभी के दिन में नहीं बोल सकते इन प्रेजेंट इरा। तो प्रेजेंट इरा धर्म बोले तो वट एवर द responsibility, whatever our responsibility towards the society, हमारा क्या responsibility है एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर, हमारा क्या responsibility है, तो वो हम धर्म बोल सकते हैं। हम अपना responsibility किस प्रकार से निभाए। अर्थ बोले तो हमारा जो भी अचीवमेंट्स है, हमें जो भी हमारे जो भी वर्ड्स है, अचीवमेंट्स है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, या फिर और भी जो, उसको हम अर्थ के हिसाब से हम अभी हम मान सकते हैं। बाकी का कामो मोक्ष, all the sukha, whatever happiness, what happiness we get after treating the patient. After treating patient, we get happiness. That is the sukha what we call, what I think, according to me, I feel like that. And ultimately, moksha, सब कुछ हो गया तो there is a moksha. So this is the thing what I feel. So ये अचीव करने के लिए मैं सोचती हूँ आयुर्वेद का अभी बहुत प्रयोजन है, और हमें इसका प्रयोग करना है। So next, come to the next shloka, that is Vayu Pittam Kapha Sheti Trayodosha Samasata. This is all about the Tridosha Siddhanta. Tridosha is the main biological, you can humors of our body, biological element. Without Tridosha, we cannot actually, Ayurveda cannot exist, we can say. तो ये जो मूल सिद्धांत है आयुर्वेद का, वो त्रिदोष सिद्धांत है। त्रिदोष से ही शुरू होता है, जैसे कि वात पित्त कफ, ये फंडामेंटल दोष हमारे सभी बॉडी को गवर्न करते हैं, बॉडी के सभी फंक्शंस को गवर्न करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, साइकोलॉजिकल फंक्शन, और इनका जो बैलेंस स्टेट रहेगा
जब भी ये बैलेंस रहेंगे तभी हम आरोग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, और जब भी ये इनबैलेंस स्टेट में रहेंगे तभी वी विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज। ये ईच इंडिविजुअल में ये अलग अलग इसका जो जो भी प्रमाण है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस तो हमारा ये सेम ही ऑल ओवर इन ईच एंड एवरी पर्सन, हम इसका फंक्शंस हमें दिखाई देता है। तो अगर हम इस सिद्धांत के बारे में बोले वात पित्त कफ, तो कैसा है, वायु यंता प्रणेता स मनसा, इसका जो फंक्शन है, ये गुण, इसके जो गुण है, इन्हीं के द्वारा ये बॉडी में कार्यरत करते हैं, वायु हो, पित्त हो, कफ हो। तो ये सो इसका जो हम क्लिनिकल एस्पेक्ट अगर हम बोले कि वायु के द्वारा या पित्त के द्वारा, कफ के द्वारा हम किस तरह से इसका हम अप्लाइड एस्पेक्ट कैसे समझ सकते हैं। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, अगर हमको डायग्नोसिस करना है किसी पेशेंट का, कोई भी पेशेंट हमारे पास आए, तो हमें अगर जानकारी लेनी है कि ये पेशेंट है, वेदर ही इज इन अ हेल्दी स्टेट और वेदर ही इज इन डिजीज स्टेट, तो इसके इस स्टेट को जानने के लिए भी हमें ये त्रिदोष का ज्ञान का जरूरत है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट आया हमारे पास, अगर उसे कोई डिजीज है, सपोज अर्थराइटिस है, उसको पेन हो रहा है, नी जॉइंट पेन हो रहा है, तो हम इस आधार पर हम उसका जो भी सिम्टम्स है उस आधार पर हम जान सकते हैं कि ये वात वृद्धि से इसका डिजीज हुआ है, या फिर इस डिजीज में इसका वात वृद्धि है इस पेशेंट का। तो उस हिसाब से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये संदिग्ध वात है, या फिर ये उस मतलब वेदर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ कफा, वेदर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ pitta, vata, whichever dosha is involved, we can judge according to the symptoms, sign and symptoms, and whether he is disease or whether he is not disease. Then personalized treatment के लिए भी हमें वात पित्त कफ का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि हम आज अभी बोल सकते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट एंटिटी। तो आप किसी पेशेंट को अगर सपोज वातज व्याधि है, सिमिलरली और एक पेशेंट को वातज व्याधि है, लेकिन उसका जो है ये लीन एंड थीन है और ये थोड़ा सा हेल्दी है, तो उसका भी ट्रीटमेंट हम डिफरेंट तरीके से देंगे, क्योंकि हमें अगर देना है वात का शमन ही करना है, दोनों पेशेंट में वात का शमन करना है, लेकिन हमें इस पेशेंट में, जिस पेशेंट में जो पेशेंट थोड़ा हेल्दी है, उसमें कफ अधिक्य है, उसको थोड़ा सा हम स्निग्ध जो भी उपचार है वो कम करेंगे, और गुरु हम उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट हम हमें रखना पड़ेगा। सो इस हिसाब से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। और फिर लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पास आए, हम उनका दिनचर्या भी हम उसको इस हिसाब से, दोषों के हिसाब से हम दिनचर्या भी उनका हमको डिफरेंट दिनचर्या रखना पड़ेगा। जैसे अगर एक किसी को व्यायाम का हम एक्सरसाइज किसी को हम एडवाइस करना चाहते हैं, उसमें भी हम एडवाइस करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का जो व्यायाम का कितना व्यायाम उसको हमको करना है, करने को देना है, उसका कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से ऋतुचर्या में भी हम उसी हिसाब से दोषों का दोष आधिक्य देख के हम ट्रीटमेंट हम करते हैं। जैसे कि जिस ऋतु में अभी सपोज हेमंत ऋतु हो, या हेमंत ऋतु में हमारा जो भी खान पान, जो भी हमारा डाइट, आहार विहार है, उसका एक स्पेसिफिक कौन से रसों का रस आधिक्य हमें लेना है, जैसे मधुर, आम्ल, लवण हमें हेमंत ऋतु में लेना, हमें उपदेश किया गया है कि हमें लेना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी अग्नि जो है प्रदीप्त रहती है, तो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारा अग्नि का प्रदीप्त रहता है, तो डाइजेशन हमारा अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करें। देन प्रिवेंटिव, अगेन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हम कर सकते हैं किसी डिजीज को कैसे हम रोक सकते हैं। एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑल्सो, वात के लिए हम थेराप्यूटिक एप्लीकेशन अलग करेंगे, पित्त के लिए थेराप्यूटिक, पित्त दोष के लिए थेराप्यूटिक एप्लीकेशन हमारा अलग रहेगा। जैसे वात के लिए हम बस्ती करेंगे, बस्ती चिकित्सा हमें हम ये करते हैं, पित्त के लिए विरेचन, और कफ के लिए वमन। उसी प्रकार से साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एप्लीकेशंस भी हम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। जैसे कि अभी अगर वात ही ले लीजिए, तो उसका जो भी वात वृद्धि का जो लक्षण होगा, जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसमें दिखाई देंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें
चंचलता रहेगा, धैर्य कम रहेगा, तो उस हिसाब से हमें उसका भी ट्रीटमेंट हम, जैसे कि योग का भी समावेश हमारे आयुर्वेद में है, तो योग का भी हम इसमें यूज करके हम उसको ट्रीटमेंट या फिर हम उसका उपचार कर सकते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशन में इंटीग्रेटिव मेडिसिन हम कर सकते हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन द साइंस, कोई भी पेशेंट हो जो मॉडर्न मेडिसिन ले रहा है, सपोज मेंटल हेल्थ की बात हम कर ले, मेंटल हेल्थ में आयुर्वेद का बहुत उपयोगिता है, क्योंकि जो भी मेंटल हेल्थ के लिए मेडिसिन देते हैं, डोपामाइन वगैरह, जो भी सिंडोपा वगैरह, उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस हिसाब से हम एक इंटीग्रेटिव, अगर हम लोग मॉडर्न साइंस के साथ मिल के इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट की भी हम सोच विचार कर सकते हैं। और हमारा ऐसा अभी चल रहा है कि हम एक साथ मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी उपचार साथ साथ कर सकते हैं। उसके साथ ही रिसर्च और डायग्नोस्टिक में भी हम इसका दोषों का विचार करके हम रिसर्च और डायग्नोस्टिक में भी कर सकते हैं। जैसे सर ने अभी कहा पांडु रोग का, तो उस हिसाब से पांडु या पित्त रोग हम बोल सकते हैं। वैसे तो पांडु रोग रस वह स्रोतस का रोग है। देन स्थान, दोष स्थान, अगर हम दोष का स्थान, वट एवर द इम्पोर्टेंस, दोष दोष इज सर्व शरीर व्यापी, सर्व शरीर में दोष दोष है, लेकिन क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन स्पेसिफिकली हम हमारा आयुर्वेद में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बॉडी पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जो है नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे हम वात को प्लेस करते हैं, नाभि और हृदय के बीच में हम पित्त को प्लेस करते हैं, और ऊर्ध्व का हृदय के ऊपर ऊर्ध्व भाग में हम कफ को प्लेस करते हैं। तो इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है डिजीज रिलेटेड। अगर हम सोचें तो किस प्रकार से कोई भी डिजीज जो कि ऊर्ध्व ऊर्ध्व जत्रुवत रोग हो, या फिर ऊर्ध्व मतलब जहाँ चेस्ट के ऊपर होने वाला डिजीज, ये सब में कफ आधिक्य, कफ की पुष्टि रहती ही है। जैसे कि अस्थमा ले लीजिए आप, श्वास व्याधि ले लीजिए, वात भी रहेगा लेकिन कफ भी। इसी प्रकार अगर हम पित्त का जो एरिया है, जैसे कि उसका एरिया में अगर हम देखें, तो ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज से ही हमको दिखाई देता है। और इसके बाद वात, वात जैसे कि कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसी हिसाब से वात को भी हम, वात का भी जो भी डिजीज ज्यादा से ज्यादा हम उसे हमारे लोअर पार्ट में हमें दिखाई देता है। मूत्र रोग हो, ऑल यूरिनरी डिसऑर्डर्स, मूत्र घात एंड ऑल, दिस आर ऑल रिलेटेड टू वायु। देन दोष काल, अगेन दोष काल, हम दोष काल को कैसे समझ सकते हैं? दोष का डिस्ट्रीब्यूशन काल के अनुसार, हमारे लाइफ के अनुसार, लाइफ साइकिल के अनुसार। तो फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ, फर्स्ट फेज ऑफ डे एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट इज, इट इज डोमिनेटेड बाय कफा, ये आप लोगों को मालूम है सबको। देन इन द मिडिल फेज ऑफ द लाइफ, दैट इज द तरुण अवस्था, यंग अवस्था में हमारा जो दोष प्रिडोमिनेंस वो है आपका पित्त का। इवन इन द डे टाइम, मिडिल ऑफ द डे, जैसे कि 12 बजे से लेके 11, 12, 1, 2, 1, मिडिल ऑफ द डे, एंड इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मिडनाइट ऑल्सो, दिस इज द फेज ऑफ द पित्त। एंड अगेन वात फेज हम अगर डिस्कस करेंगे तो वात है एंड ऑफ द लास्ट फेज ऑफ द डे, लास्ट फेज ऑफ आवर लाइफ एंड लास्ट फेज ऑफ द नाइट। तो इसमें भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम देखते हैं रात में मिडनाइट में कोई पेशेंट आफ्टर 1 PM समबडी कम्स विद श्वास व्याधि, बहुत ज्यादा से ज्यादा पेशेंट हमको रात को ही दिखाई देता है। तो इससे हम समझ सकते हैं वो वात काल रहता है, और उसी समय श्वास व्याधि के पेशेंट हमारे पास आते हैं। क्लिनिकली ये इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि ये यही इम्पोर्टेंस है, काल की जो इम्पोर्टेंस है समझने के लिए। और ऐसे भी अगर हम लाइफ साइकिल का जो फेज है, अगर वो फेज में अगर हम देखेंगे, तो बाल अवस्था में ज्यादा से ज्यादा हमारा कफज व्याधि होता है, और वृद्धावस्था में ज्यादा से ज्यादा वातज व्याधि होता है, ड्यू टू द डीजेनरेटिव चेंजेस। तो जितना भी डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे बॉडी में आता है वात वृद्धि होता है। तो इस वजह से ज्यादा डिजीज लेट फेज ऑफ द लाइफ हमको दिखाई देता है।
Then again come to dosha, dosha and Agni, the relationship between dosha and Agni. So again, dosha can be related with Agni. There are 4 types of Agni. Agni is of a great importance. There are mainly 4 types. So Vishamagni, Tikshnagni, Mandagni और Samagni. तो इसमें भी दोषों there is a relation that Vishamagni, it is due to the predominance of Vata in Vata. And again Tikshnagni, it is a Pitta predominance imbalance. You can say Mandagni, again it is due to the Kapha predominance. And Samagni, it is the balanced state where all the doshas replace the balanced state. So there will be a good digestion in Samagni. Tikshnagni people, they will digest very fast. Their digestion will be very fast. And again, Vishamagni, sometimes fast, sometimes slow. Their Agni will be fluctuating. Like sometimes they have a very good appetite, sometimes they may not have a good appetite. Like that. But the Tikshnagni, they will always have a very good appetite and very hyper sensitivity. So again, Mandagni will be very sluggish and slow digestive. They will be very digestion will be very slow. So then, what is the practical utility? So according to the Prakriti, also we can emphasize on this Prakrut Avastha, how Agni can be maintained. Even for knowing अग्नि की जो परीक्षा है, हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका ये पेशेंट आया हमारे पास, इसका अग्नि जो है परफेक्ट है या नहीं है या मंद है? तो ये डिपेंड करेगा अभ्यवरण शक्ति और जारण शक्ति से। तो कितना हम अमाउंट हम फूड मात्रा हम फूड का लेते हैं पेशेंट, और उस हिसाब से उसका डाइजेशन का टाइम कितना लगता है, हाउ हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द डाइजेशन. सो in this way we can understand the Agni, whatever the status of Agni is there in the inside the body. Then comes routine. For the routine examination also, अस्तरित परीक्षा से भी हमें ये नॉलेज मिलेगा कि whether there is a मंदाग्नि. जैसे कि हम जीवा परीक्षा करेंगे, जीवा में अगर शामता रहेगा, और मलमूत्र मल का परीक्षा करेंगे अगर शाम रहेगा, तो we can say that there is a मंदाग्नि in the patient. And then dietary intervention also we can have. like मंदाग्नि का पेशेंट अगर है तो उसको हम गुरु आहार कैसे दे सकते हैं, उसको हम उसका आहार का जो हम आहार मात्रा क्या कितना देना है, उसको कौन सा आहार देना है, गुरु गुण वाला देना है, लघु गुण वाला देना है, या उसका डिसीजन भी हम उस हिसाब से ले सकते हैं. जैसे कि अगर मंदाग्नि वाला पेशेंट देखें तो उसको हम गुरु आहार नहीं दे सकते. उसको अगर गुरु आहार दिया तो उसका डाइजेशन नहीं होगा. उसके हिसाब से हम उसका जो आहार है उसको डिसाइड कर सकते हैं. हम उसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मूंग की दाल हम अगर चूज करें तो वो गुरु नहीं होता है इतना. ऐसा हम डिसाइड कर सकते हैं, सिंपल एग्जांपल. तो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑल्सो मेडिसिनल, जब हम औषध का यूज करें, मेडिसिनल यूज कर सकते हैं. कौन सा मेडिसिन हम कब कैसे दें. अगर अग्नि का कॉन्सेप्ट, अगर अग्नि उसका अगर मंद है तो भी हमको उस अग्नि को वैसे प्रदीप्त करने के लिए हमको दीपन या पाचन या मेडिसिन पहले देना पड़ेगा. उसके बाद ही हम उसका डिजीज जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. जो उसका मेन डिजीज है उसको ठीक है, पहले अग्नि को हमें ठीक करना पड़ेगा. ऐसा अग्नि का बोला है कि सर्व रोग की मंदो अनिला, सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है. तो मंद अग्नि अगर हुआ तो हम कोई भी चिकित्सा देंगे तो उसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं आएगा. पहले अग्नि को पहले हमको ठीक करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम whatever medicine we are going to give to the particular disease we have to decide. So again पंचकर्म अगर हम करना चाहें, कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहे तो अग्नि के हिसाब से करना पड़ेगा. And then all this diagnosis is also we can have a correlation with modern medicine also. धातु अग्नि लेवल, हम अगर धातु अग्नियों का अगर विचार करेंगे तो हम मॉडर्न मेडिसिन के साथ, मॉडर्न साइंस के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं. उसको रिलेशन करके हम किसी सिद्धांत पे पहुंच सकते हैं कि ये डिजीज इस वजह से हो. जैसे कि पेट मेटाबॉलिज्म ले लीजिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का हम इसका कोरिलेशन करके भी हम इसको डिजीज को हम जान सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी उसी आधार पर हम दे सकते हैं. फिर कोष्ठ, दोष और कोष्ठ का रिलेशन.
So those or koshta, again koshta are three types of Dhuru koshta, then Mridu koshta and Madhyam koshta. So Dhuru koshta is again related to Vata predominance. There is Dhuru koshta होगा तो irregular होगा, there will be constipated bowel. Again there will be Mridu koshta. If it is Mridu koshta, then it is गलत है, थोड़ा सा स्लाइड में Mridu koshta is pitta dominant. And Madhyam koshta is a Kapha predominant. तो जब भी मृदु कोष्ठ किसी का होगा तो उसको अगर हम मिल्क भी दे देंगे ना तो उसका विरेचन हो जाएगा. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि कोई भी मेडिसिन, अगर अभी क्रूर कोष्ठ को अगर हमको मेडिसिन देना है, अगर उसका हमको कोष्ठ शुद्धि करना है, तो हमको उसके लिए तीक्ष्ण उष्ण देना पड़ेगा. जैसे कि हमको त्रिवृत्त का भी यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर मृदु कोष्ठ वाला है तो हम नहीं कर सकते. उनका कोष्ठ को देख के हमको उसको मेडिसिन, वट एवर मेडिसिन वी हैव टू डिसाइड. So there is we have to consider the cost also for any type of medicine and all. Then again प्रकृति का विचार करेंगे तो प्रकृति इज एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर आइडेंटिटी. जो हमारे शरीर में जब शुक्र और शनि का जो संयोग होता है तभी हमारा शरीर में प्रकृति का डिटर्मिनेशन हो जाता है. कंसेप्शन, इन द टाइम ऑफ कंसेप्शन इट इज बीइंग ऑलरेडी प्रकृति इज बीइंग फॉर्म. सो इन द fetus only it is formed. So there after birth प्रकृति एक्चुअली चेंज नहीं कर सकते हम लोग. जो है वो जन्मजात से ही वो होकर आता है हमारे शरीर में. तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते. प्रोवाइडेड हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि प्रकृति के अनुसार हम आचरण, हमारा जो डाइट है, आहार विहार, उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं. ये कर सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते. तो प्रकृति का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी एक जरूरी बात है. दोष का जो अभी सपोज कोई भी व्याधि हो गया तो व्याधि का उसका वेदर इट इज शुक्र साध्य व्याधि, वेदर इट इज कृष्ण साध्य व्याधि, इसमें भी वो प्रकृति का देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रकृति एंड द दोष. इफ दे आर सिमिलर देन इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट. सो उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी हम उस हिसाब से वी हैव टू थिंक अबाउट द ट्रीटमेंट आल्सो. Then chronic diseases, those specific pattern also there is a if say chronic disease बोले तो अगर हम डायबिटीज ले ले, प्रमेह रोग ले ले, तो भी उसमें भी प्रकृति का बहुत इम्पोर्टेंस है. जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर कफस प्रमेह हो तो वो साध्य होता है. अगर उसका व्याधि भी ये guna, whatever the dosha is similar to the dusha also, if it is similar also, तो भी प्रकृति के साथ सिमिलर हुआ तो भी इसको ये सुख साध्य हो सकता है. So these are some of the exceptions. So we have to consider those exceptions also. Then diet also we can advise according to the प्रकृति. प्रकृति के लोगों को हम किस प्रकार का आहार विहार हम सजेस्ट करेंगे और पित्त प्रकृति के लोगों को किस प्रकार का आहार विहार हम सजेस्ट करेंगे. जैसे कि वात प्रकृति के लोगों को हम हमेशा गुरु आहार, स्निग्ध आहार और उष्ण आहार, ये सब हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं. और बिहार में भी उसको हम हमेशा एडवाइस करेंगे कि वो रेस्टिंग पोजीशन में रहे, उसको ज्यादा ओवरलोडेड वर्क ज्यादा ना हो, क्योंकि वात उसका प्रिडोमिनेंट रहता है हमेशा. तो इस हिसाब से भी हम उसको आहार विहार को सजेस्ट कर सकते हैं. देन कम एनी टाइप ऑफ पंचकर्म भी हम उसी हिसाब से दोषाधिक्य से हम के विचार से हम कर सकते हैं. और ये भी बात है कि प्रकृति, अगर वात प्रकृति का लोग पेशेंट है, कोई वात प्रकृति है उनको, तो हम उसी हिसाब से पंचकर्म भी हम एडवाइस कर सकते हैं. अगर उसका मेंटल कंडीशन को हमको थोड़ा सा स्टेबल करना रहेगा तो हम शिरोधारा वगैरह जो कि स्टेबिलिटी लाए, जो स्टेबिलिटी लाने में जो सक्षम हो, ऐसे उपचारों का हम यूज करेंगे. और otherwise we will advise for the masti also. Then again drug response we can also see in the prakriti, कौन सा प्रकृति कैसा ड्रग रिस्पॉन्स करेगा. एंड इट इज ऑल अबाउट द प्रोग्नोसिस. अभी मैंने बोला कैसा कि मतलब प्रकृति का प्रोग्नोसिस के साथ क्या रिलेशनशिप है. Then these are the gunas of all the three doshas. Vata
gunas, Tatra Ruksha Lagushita Kharasukha and again Pitta, Sasna, Tishna. These are the gunas. These are also having all the gunas are having a lot of importance in causing disease, different type of disease. Whenever there is a disease, we will see the symptoms according to the gunas of the doshas. दोष का जो भी गुण होगा, जो भी वो हमको लक्षण स्वरूप में हमको दिखाई देगा. कोई भी डिजीज हो, सपोज कोई वात व्याधि हो या पित्त व्याधि हो या फिर कफज व्याधि हो या वो संसर्ग व्याधि हो या फिर संपाति हो, उसमें सभी लक्षणों के अनुसार ही हम एक्चुअली ट्रीटमेंट करेंगे. और लक्षणों में भी हमको ये गुण हमको दिखाई देगा, कौन से गुण के कारण कौन सा लक्षण हुआ है. तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट. इफ यू वांट टू ट्रीट वात, तो वात अगर हमारे शरीर में वात की वृद्धि हुई है, सपोज वात वृद्धि के लक्षण होगा आप ये काश्य काश्य उष्ण कामित्व कंपना सपोज का. तो कॉन्स्टिपेशन में भी there may be kashya, there may be ushma kamitvam means feeling of some taking some hot substances and all. हीनता होगा, इंद्रिय भ्रंश होगा. तो ये लक्षण हमको अगर दिखाई देगा, उस हिसाब से अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे वात का, गुण का अगेंस्ट में हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. whatever the guna, whatever the lakshanas we are looking at the patient. तो अगेन पित्त में भी हम वैसे ही सोच सकते हैं. पित्त का जब वृद्धि होगा, पित्त मीन मूत्र सब पित्त दिखाई देगा. ऑल येलोइश कलर, कलराइजेशन ऑफ द स्किन एंड प्रभा हानि, देयर विल बी लॉस ऑफ द प्रभा. तो उस हिसाब से अगर पित्त की वृद्धि होगी तो हम उस हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. अगेन कफ का भी उसी प्रकार से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. So these are the all importance of the functions of Vata, Pitta and Kapha. How does it work? Pitta is mostly related to the metabolism, digestion, and all the intellectual parts. So, and again, Kapha is all about providing the structure, lubrication of the body and all the mucus, whatever is there inside the body, inside this intestine and all and organs. So this all supports immunity. And Vata is for all type of elimination and movement, locomotion, you can say, all the neurological functions. This is all about the functions of Vata. So accordingly, we can understand, and if there is any deficit in a particular function, we can understand that this is the vitiation of that particular dosha, and we have to treat accordingly. So on the basis of diagnosis also, knowing all this Vata Pitta Kapha, can diagnose properly. And again, we can guide treatment, whatever is recommended for the particular disease. Also, इसमें क्या कोई patient आ गया, suppose ये लेके आ गया, रक्त पित्त का पेशेंट आ गया, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, उसको मिनोरेजिया हो रहा है. तो मिनोरेजिया हो रहा है तो उसका पित्त तो है ही, उसका रक्त पित्त दृष्टि है, रक्त का दृष्टि है, पित्त का दृष्टि है. और उसमें कौन सा गुना है, अभी पित्त का कौन सा गुना भरा है, उसका सारा गुना भरा है, द्रव गुना भरा है. तो उस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि पित्त का क्या द्रव गुण भरा है, तो हमको क्या करना है, सांद्र गुण को लाना पड़ेगा, जैसे ऑपोजिट ऑफ द्रव गुण. So in this way we can treat, and also we can give some pitta shamak medicine as it is a pitta dominant disease, and also rakta is also there. So in this way we can guide according to the dosha also. Then again personalized treatment, whatever we can also give. And preventive health and lifestyle, again lifestyle disorders में जो भी हम prevention के लिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आ गया, तो अभी डायबिटीज आ गया, ओबेसिटी आ गया, पीसीओस आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आ गया. सो हाउ वी कैन गिव सम एडवाइस इन आहार विहार, कैसा है, उसको व्यायाम करना पड़ेगा. अगर पीसीओस है, अगर देयर इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, सो वी हैव टू एडवाइस सम वर्कआउट, सम एक्सरसाइज. So this is very because PCOS are all these PCOS, suffering from PCOS, they are having sedentary life. They are just all the regions are like that of or Guru, Ahar, Vihar, the sedentary life, because of the sedentary life. So we have to advise accordingly, lifestyle, whatever they have to change. Provided some Ahar, Vihar also Ahar related to PCOS, because PCOS again weight, there will be weight gain, so weight loss, weight gain के विरुद्ध हमें कौन सा आहार विहार देना है, वो सोच के हमें देना पड़ेगा. So again
The next is the संसर्ग and सन्निपात. तो संसर्ग व्याधि जो है हम किसको समझ सकते हैं? When there are two doshas will be involved together for the cause of a disease, then it is a samsarga we can say. And sannipata, what we can understand, then when the three doshas will be involved for vitiation, all the three doshas will be vitiated, and there will be this will be cause for a disease. Then we can understand that it is sannipata. So accordingly, this is also a very important aspect, because whenever there is a samsarga vyadhi, we have to consider which dosha is the main dosha. There is a anubandha dosha. So kaphanubandha vat, sometimes pitta anubandha vat, kaphanubandha vat, pitta anubandha vat, and like that. So which is the main dosha? We have to consider that. अगर अनुबंध का चिकित्सा में करने का है, suppose if it is a गृद्धृषि रोग, a patient comes with a pain in the leg, like, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि उसका जो लक्षण है, उसका हेवीनेस है, स्टिफनेस है, तो वो जो है वो लक्षण वो तो कफ का है, तो कफ का ट्रीटमेंट हमको पहले करना है. उसके बाद जो मेन दोष है वो तो उसको उसकी शांति करना है. तो इस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना है. अभी हमको विदेशी वातज रोग है हमको मालूम है, लेकिन अगर हमने डायरेक्टली वातज का चिकित्सा हमने कर दिया, उसको स्नेहन कर दिया, तो इट मे नॉट वर्क ऑल्सो. वी हैव टू सी अकॉर्डिंगली. Then again, Sanipata, if you consider Sanipata as a rogue, again, three doshas involvement, जैसे कि हम कर सकते हैं, प्रमेह रोग हो गया, three doshas रोग. तो इन्वॉल्वमेंट देख के हम उस हिसाब से हम ये जो है ज्यादा से ज्यादा जो त्रिदोषज रोग होता है वो याप्य होता है प्लस और अनुपक्रमणीय भी रहता है. जैसे कि अभी अनुप्य व्याधि, जैसे हम कैंसर बोल सकते हैं, वो भी त्रिदोषज है, उसमें भी त्रिदोष इन्वॉल्वमेंट रहता है. So it is anupagramaniya. So in that context also we can see and we can decide that this is anupagramaniya. So how we can just keep the life of the patient and a better quality life we can live, and a little bit of long life we can live. But the disease cannot be cured. Actually, we should know that. Then comes the dhatu. Dhatus are the fundamental body tissues, all of you know. So these are the 7 types, or Rasaratham also known as Asthi, Shukra. Then all these dhatus, they nourish the body one by one. Like Rasadhatu will nourish the Rasadhatu, Rasadhatu, Vedana accordingly. So Rasadhatu, the first, it is placed because of its importance of it, because it leads to the nourishment of the Uttar Dhatu. So again, if we can consider that any disease that is caused due to the Rasadhatu involvement, so there will be the lakshanas, which is the, then this type of lakshana, if you see, we can consider this is Rasa. So there will be heaviness, there will be ashraddha, and loss of appetite. So you can again think and give the treatment accordingly. And also, if we want to prevent the disease, so we can also advise some of the advisories. Then one of the vital thing is that aging is also that it comes in the dhatu. How the dhatu kshay, if there is a kshay, there is a aging. It is a faster aging, there will be definitely kshay. Then integration of dosha, and again with the doshas, how we will consider with the doshas. So again, if it is a vatas vyadhi, it is a vyadhi vata vriddhi, and it is associated with the asti, then again it will be difficult. So again, mala, if you consider malas, there are all 3 types of malas. Malas are, we throw the malas, we eliminate all the waste product day to day, whatever is metabolized after metabolism, what we have to all the waste products. So again, malas are 3 types, sattu and mutra and the sweda. All these have their own importance. And there are also dhatu agni malas also, dhatu malas also.
different dhatus have different malas. So again, decrease of the doshas and dhatus, sansarga and sanipa. This is all about this is Riddhi, Samanya, Viparita, Viparyaya. So whatever the Samanya Vises Siddhant as per Charak is also mentioned. तो सामान्य विशेष सिद्धांत जो है वो आधार है, हमारा आयुर्वेद का आधार है ट्रीटमेंट के लिए. जैसे सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, सिमिलर थिंग्स इंक्रीज द सिमिलर थिंग प्रॉपर्टी, एंड देन क्षय again dissimilar opposite things, dissimilar things, they decrease the they decrease. तो ये इसका आधार है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य. जैसे कैसे हम बोल सकते हैं, कोई भी अगर धातु का वृद्धि हो गया, हमको वृद्धि करना है, तो उसको वृद्धि हम द्रव्य सामान्य से भी कर सकते हैं, गुण सामान्य से भी. और गुण सामान्य होगा तो अगर हम ये ले लें कि हमको अभी गुरु गुण को बढ़ाना है, गुरु गुण बढ़ाना है, तो मांस धातु ही हम एग्जाम्पल ले, तो गुरु गुण का जो अगर हम मांसों से मांसों की वृद्धि होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि द्रव्य से द्रव्य की वृद्धि होती है. सिमिलर द्रव्य विल इंक्रीज सिमिलर द्रव्य प्रॉपर्टीज. तो मांसों से मांसों की वृद्धि होती है, लेकिन उसमें अगर मांसत्व हुआ तो ही वृद्धि होगी ऐसा नहीं, लेकिन उसका गुण भी उसका सेम होना पड़ेगा. तो गुरु गुण होना पड़ेगा. अभी मांस में भी लघु लघु गुण रहता है. अभी सपोज ड्राइड मांस अगर हमने थोड़ा सा प्रोसेस या ट्राई अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मीट्स भी, उसमें लघु गुण रहता है, रुक्ष रहता है. तो क्या होगा, दैट विल नॉट इंक्रीज द मांस. So it has to be that the guna should be also similar, and provided the karma also should be similar with that property of the dravya what here you are going to increase. Then again, rasa. Next point will is the rasa. The rasa is referred to the taste what we take, isn't it? So again, rasas are 6 types, all of you know. Swadu, Amla, Davana, Tikta, Katu, Kashaya. So Charak has mentioned Katu earlier than Tikta, but here in Ashtanga Hriday, Tikta is mentioned earlier than Katu. So as far the taste is concerned, Madhur Ras is very, you can say, powerful, you can say it is most effective one. That's why it is placed earlier. And then again, Amla Ras, then Davan, Katu, Kasai, one by one. So gradually, this specificity will gradually keep on going down. So again, while considering this Madhur Ras, Madhur Amla Lavan Ras dosha, its relationship with the dosha, how we can consider that Madhur Amla Lavan, it will definitely increase the Kapha dosha, Madhur Amla Lavan, and it will decrease the Vata dosha. Again, Madhur Katu Tikta, Madhur Kashay, Madhur Tikta Kashay, it will decrease the Pitta, and it will Katu Tikta Kashay, it will increase the Vata dosha. So again, for this Kapha dosha, definitely Madhur Amla Lavan will increase, and Madhur Amla Lavan will decrease the Vata dosha. So again, this Kapha dosha, if we want to decrease, then Katu Tikta Kasai, that will reduce the Kapha dosha. So this is the relationship. We can understand the Kapha as a dosha and rasas. So these are also very important, like dosha, but every rasa, they have their own significance with the doshas. So Madhur Rasa will definitely help to specify the Pitta dosha also. Even it will specify the Vata dosha also, but definitely it will increase the Kapha dosha. So in this way, single doshas also, they have influence. Amla, it will increase the Pitta dosha, definitely it will decrease the Kapha dosha, Vata dosha, and it will increase the Kapha dosha. Similarly, again, Lavan also, Pitta ras, it will decrease the Pitta dosha, it will increase the Vata dosha, and also the Vata dosha, it will decrease the Kapha dosha also. Then again, the Kapha, Katu rasa, it will increase the Pitta dosha, and it will increase the Pitta dosha, it will decrease the Vata dosha, and it will also decrease the Kapha dosha.
Kasai rasa, again it will decrease the Pitta rasa, but it will increase the Pitta dosha, again it will increase the Vata dosha. Likewise, there is it works on the doshas. And again, there is importance of all this dosha, all this rasa concept. Again, it will come in the Ritucharya also. Which ritu, which rasas we have to take according to this different ritus. How we can use this rasa for treatment purpose also. Which rasa we are going to use? For suppose we want to have Stambhaniya Dravya, if we consider, then it should be Kasaya Rasatma. So we have to use the Kasaya Rasatma to act as a Stambhaniya Dravya. So in this way, we have to decide accordingly. So lastly, I'm coming to the end of my slide show and presentation. So this is the summary up to this. Today I am going to I have just covered the half portion of the chapter actually. It is very difficult to complete whole the chapter because it is very long. So later on we will discuss the second part of this Ayushkami Adhyay. So summary, we can understand that in Ayurveda, Vata Pitta, they are the fundamental doshas and they are shown importance in governing the physiological and psychological functions. And again, Ayurveda identifies 4 types of digestive Agni. Already we have discussed about the Agni. These are they can be used beyond the practice for preventive measures, for diagnostic purpose, for treatment also. We have to have some knowledge of Agni. And then this Agni can be emphasized for maintaining the Prakriti also, the constitutional balance of our body, and leading to Vikriti also we can also have. Then Prakriti is also regarded as an essential aspect of our body identity. Then Prakriti guides for the preventive measures as well as personalized medicine, Ahar, Vihar, whatever we are going to advise for the patient, and whatever medication we are going to give the patient, we decide to the patient is also essential. So Prakriti is also essential. So rasa, the concept of rasa is also very much essential. Whether which medicine, which dravya we are giving, what type of rasa it is having, what type of pharmaceutical effects we are giving, what type of potential means what type of effect it will give into the disease or the body. So it is all essential. So this we have covered in this summary. These are the references that I have taken. Ashtanga Hridaya. This is the textual context I have taken. Ashtanga Hridaya written by Dr. Subha M. Rao. Also. One is illustrated Ashtanga Hridaya Bhagavad, Krishna R. Vaidyanathan, and then Ashtanga Hridaya Srimad Bhagavata, Dr. Brahmananda Tripathi. So these are the reference I have taken. So thank you. This is all about sharing today. And thank you, sir. You can proceed, sir. I hope I hope students have gathered some of whatever knowledge I have attained. So I just try to transfer to you. So let's hope it is be useful. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am, for such a nice elaboration of the Ayushkami Adhyay and practical applications you have delivered here. Thank you so much. We will continue today as the time has not permitted to complete the chapter, and we will continue it in next lecture also. Yeah, yes, And sir. and we need your lectures again, such a nice lectures. Now I request the participants, if you have any questions, they can raise your hands. The, the forum is open for question answer now. जिनको भी प्रश्न पूछने हैं वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं. Okay, some questions are there in the chat box. I will read it. The impact of there is a question from Shraddha Naidu.
Ma'am, she is asking that I have a question regarding the impact of main lifestyle and behavior on Sukha and its genetic role in the next generation. Is there a reference? Well, I did not get the point, sir. Please. Mm, Sukha. impact of main lifestyle and behavior of the Shukra and its genetic main lifestyle में lifestyle का main behavior Okay, I on the will just Shukra. see the question. Okay, sir. I will just see the question. Very effect of man's lifestyle and behavior on the Shukra and his genetic role. Yeah. Definitely, there is a role of man's lifestyle. While there is a conception in the time of conception, if a male is having some psychological disbalance or anything related to that, that may impact in the with the fetus formation. There may be some deformity or like that in the fetus also. Whatever the characteristic he is having during the time of the coitus or during the union, so there will be influence. Definitely, there will be influence in the genetic code. There is a reference also. Maybe yeah, there is a reference, but I forgot the reference. But it is there. There it has to be. Yeah. Again, if anyone have, thank you, ma'am, for such a elaboration of the question answer. Anyone question from the participants? Okay, definitely. I will share with whatever essential reference I got. I will definitely share. If you have any issue, any questions regarding any, you want to ask any question, you can ask me in my WhatsApp number also. Sir will share you my WhatsApp number, and I will definitely try to answer your questions. Definitely. Also, there is said, na ma'am, ki Shukra hi dushtam sapatyam sadara bhadate naram. Yes, Means yes, its impacts on the next generation also. yes, definitely, sir. Yes. Again, 1 minute. All information shared with names, which okay. Any more questions? If later on also if somebody have Yes. any question, they can ask. No problem. I will try to resolve. Okay. Okay, if you have the questions, you can keep with you and also ask our ma'am on she is ready on answer the questions on WhatsApp Yeah, one also more and thing, also I want to say that I am very much attached to Maharashtra because I've been there for so long and I did my BMS from there, and I still my friends are there. So any questions, I want to keep the relation connection keep going on, and I thank Manas Chaudhary sir for giving me the opportunity. I'm really very happy that I never thought that again I will be joining in such a again in the Maharashtra platform. So really, I'm happy and nice. thank you so much, ma'am. And we are also blissful that you heard from such a South Indian person also giving us such a nice. We are getting the such a nice lecture from you. Thank you so I'm much, from Dr. actually Chandama, Maharashtra. ma'am. Also, I'm thankful to the all the participants for patience listening and also asking the questions. I'm also thankful to the our national team, Dr. Ashok Kumar Varshney, organizing secretary Dr. Sunil Joshi, general secretary Dr. Rakesh Pandit, president पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत secretary Dr. Santosh Ghante sir, president Dr. Vinayak Kulkarni sir, and our गिरीश कामत सर, उपाध्यक्ष लोमटे सर, डॉक्टर किशोर पुरकर सर,
पुरकर सर सहसचिव, डॉक्टर राम लाडे सर सहसचिव, डॉक्टर and also our that I will say the backbone and our inspiration, Dr. Manoj Chaudhary sir. Yes, yes, Uh, definitely. Thank thank you you. very Thank much, you. Dr. Naresh Joshi, sir, for noise coordination and always helpful for Samhita service. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. So, so as per the protocol, we will end the end the program with the Shanti mantra. So, the Shanti mantra: Om Sarve Santu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukhamapnuyat. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you so much all. Okay. Thank you.